क्या आपको पता है कि सर्दियों में पड़ने वाला ओस, पाला या कोहरा किस वजह से होता है? ये सब होता है तापमान व्युत्क्रमण के कारण। तापमान व्युत्क्रमण क्या होता है? देखो सामान्यतः क्या होता है, जब हम सौरमंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी आती है, जो कि सौर सीमा पर जाते हुए -80 डिग्री तक हो जाती है विषुवत रेखा पर, और वहीं पर ध्रुवों पर -45 डिग्री के आसपास होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में भी वृद्धि होती है, और ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में होने वाली वृद्धि को ही तापमान व्युत्क्रमण या प्रतिलोमन कहते हैं। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में ये होने वाला बदलाव किस वजह से होता है, इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। ये दो प्रकार से होता है। देखो, अप्रवाही मतलब हवा का प्रवाह नहीं हो रहा, उसके कारण तापमान प्रतिलोमन होता है। मतलब इसमें हवा की गति का कोई रोल नहीं है, स्वतः प्राकृतिक कारणों की वजह से ही तापमान में ये बदलाव हो रहा है कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में वृद्धि हो रही है। देखो, इसमें अप्रवाही तापमान व्युत्क्रमण क्या होगा कि जो क्षैतिज हवा होती है ना, जो धरातल पर बहने वाली जो हवा होती है, इसकी गति का अभाव होता है। तो अब देखो, जो शीतकाल की लंबी रातें, शीतकाल की लंबी रातें, जब शीतकाल की जो लंबी रातें होती है, ठंडी रातें, मतलब यहाँ पर पार्थिव किरण को जाने के लिए अधिक समय मिलेगा। अपन ने तापमान वाले चैप्टर में, सूर्य ताप वाले चैप्टर में पढ़ा था कि आने वाली किरण और जो सूर्य तप से वापस जो रात्रि में जो किरणें जाती हैं उनको पार्थिव किरण बोलते हैं, और ये 17% अंतरिक्ष में परावर्तन कर दी जाती है। जब शीतकाल में लंबी रात होंगी, ठंडी रात है, तो तापमान अधिक जाएगा, तो 17% से अधिक चला जाता है अंतरिक्ष के अंदर। और वायुमंडल में जो 34% वायुमंडल को ऊष्मा देता था, उसमें भी वृद्धि हो जाती है। तो जो सतह का तापमान होता है, कोई भी एक भूपृष्ठ भूमि का जो कोई भी एक क्षेत्र मान लो, उसमें आसमान मान लो खुला आसमान है, तापमान में पार्थिव किरणों की ज़्यादा जाएंगे। इस कारण जो भूमि का जो नीचे वाला सतह है वो ठंडा होता जाएगा। लेकिन इससे ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो ये जो पार्थिव किरण जा रही हैं, इसके कारण यहाँ का तापमान में वृद्धि होगी। तो नीचे का तापमान ठंडा हो गया, ऊपर का तापमान गर्म हो गया। तो ये जो उल्टा हुआ है, नॉर्मली क्या होता है, नीचे का तापमान गर्म रहता है, ऊपर का तापमान ठंडा होता है। यहाँ स्थिति क्या हो गई, नीचे का तापमान ठंडा, ऊपर का तापमान गर्म। इस कारण ये तापमान व्युत्क्रमण हो गया। तो तापमान में बदलाव व्युत्क्रमण, या इसको तापमान प्रतिलोमन बोलते हैं। तो समझ में आया कि शीतकाल की लंबी रातों की वजह से तापमान व्युत्क्रमण क्यों होता है। दूसरा, इसके लिए क्या क्या शर्तें होंगी। शीतकाल की लंबी रातें, तो मेघ रहित आकाश होना चाहिए। मेघ रहित आकाश होना चाहिए, यानी आकाश में बादल नहीं होने चाहिए। आकाश में बादल नहीं होगा तो पार्थिव विकिरण अधिक होगा। पार्थिव विकिरण अधिक होगा तो जो सतह का तापमान कम होगा, और इससे ऊंचाई में तापमान अधिक होगा, जो कि अभी समझे थे ऊपर। तो दूसरी शर्त है मेघ रहित आकाश, शांत वायुमंडलीय घटनाएं होनी चाहिए। देखो, वायु का प्रवाह नहीं होना चाहिए। वायु का प्रवाह होगा तो वो अपने साथ ऊष्मा का स्थानांतरण करती रहेगी। वायु का प्रवाह होगा ये ऊष्मा का स्थानांतरण करती रहेगी। मतलब जैसे ही यहाँ का तापमान कम हो गया और यहाँ का मान लो भी तापमान अधिक है, यहाँ पर गर्म तापमान है, यहाँ पर ठंडा तापमान है, तो गर्म वायु ठंडी वायु की ओर आएगी, तो ये तापमान व्युत्क्रमण वाली दशा, व्युत्क्रमण की दशा यहाँ पर नहीं बन पाएगी। तो वायुमंडलीय दशाएं कम होनी चाहिए। धरातल से अगली शर्त है, धरातल से सटी हुई वायु है ना, ये शुष्क होनी चाहिए। आर्द्र वायु होगी तो उसमें पहले से ऊष्मा मौजूद है, इसलिए धरातल से
जो सटी वायु है, मतलब जो धरातल के जो इस क्षेत्र की जो वायु है वो शुष्क होनी चाहिए, वो आर्द्र नहीं होनी चाहिए, वायु शुष्क होनी चाहिए, शुष्क, क्योंकि शुष्क वायु होगी यानी उसमें आर्द्रता कमी है, आर्द्रता कमी है यानी जलवाष्प की कमी है, जलवाष्प कम है, जलवाष्प कम है मतलब उसमें ऊष्मा जो गर्मी है ना, उसमें उसका टेम्परेचर कम है, ऊष्मा की कमी है। इस कारण जो ये नीचे वाली सतह है इसमें ठंडी आसानी से हो पाएगी और इससे ऊपर वाली ताप गर्म आसानी से हो पाएगा वायुमंडल पार्थिव किरणों के कारण, और ये घटना व्युत्क्रमण को जन्म देगी। तो चौथी शर्त क्या होगी? धरातल से सटी वायु शुष्क होनी चाहिए। अब बात करते हैं, ये हो गया अप्रवाही तापमान व्युत्क्रमण। तो इसका एक डायग्राम बनाना चाहिए, तो डायग्राम देखो किस तरह से बनेगा। ये बढ़ता हुआ तापमान एक साइड, ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। जब अपन मेंस में आपको पता है कि जितने अच्छे डायग्राम बनाएंगे नंबर की बढ़ने की संभावना उतनी अधिक रहेगी। तो नॉर्मली तो क्या होता है, नॉर्मली तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान में, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान में कमी होती जाएगी। ये 0 डिग्री सेल्सियस तापमान और ये बढ़ा हुआ तापमान, हाइट में ऊंचाई है 0 किलोमीटर। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ी तापमान कम होता गया। ये तो है सामान्य दशा, सामान्य दशा। वहीं व्युत्क्रमण में क्या होता है, जो धरातल की पास की वायु है वो एक सीमा तक ऊंचाई बढ़ने पर गर्म होती जाएगी, और ये ही व्युत्क्रमण की दशा है, ये ही व्युत्क्रमण की दशा है। लेकिन वो एक सीमा के पश्चात वापस अपने पुराने रूप में लौट आएगी, मतलब सामान्य दशा में। क्योंकि 100 सीमा की लंबाई कितनी होती है, औसत 100 मीटर की औसत ऊंचाई कितनी होती है, 13 किलोमीटर। तो इतनी ऊंचाई तक व्युत्क्रमण नहीं बना रहता, ये कुछ ऊंचाई तक ही होता है। और इसका क्या परिणाम होगा, देखो इसका परिणाम होगा जो सतह है इसके पास एक गुंबद बन जाएगा, गुंबद बन जाएगा जिसमें प्रदूषण अधिक होगा। तो ये इसका दुष्परिणाम है, तापमान व्युत्क्रमण का दुष्परिणाम है, क्योंकि ऊपर जो प्रदूषण है ऊपर अंतरिक्ष में वायुमंडल में ऊंचाई पर नहीं जा पाएगा, वो यहीं पर अटक जाएगा। तो ये इसका दुष्परिणाम है, ध्यान रखना। अब दूसरा प्रकार देखते हैं इसका, प्रवाही, मतलब जो वायु के प्रवाह के कारण प्रतिलोमन होता है। ये अपने को गाठी वाले क्षेत्रों में ज़्यादा दिखाई देता है, यानी इसमें क्या होता है कि जो क्षैतिज पवन है ना, क्षैतिज वायु, इसके प्रवाह के कारण बनता है ये, इसको घाटी प्रतिलोमनी बोलते हैं। एक बात ध्यान रखना, क्योंकि ये घाटियों में अधिक बनता है, क्योंकि ऊंचाई से जो वायु आती है और जो नीचे से वायु ऊपर की ओर चढ़ती है, इसके कारण बनता है घाटी प्रतिलोमन। अच्छा, आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊं, जो पवनी चोटी से घाटी की ओर उतरती हैं इनको केटा बेटिक पवन बोलते हैं, केटा बेटिक पवनी बोलते हैं, ध्यान रखना। यानी अवरोही पवनी, और इनकी विशेषता है ये ठंडी होती हैं, ध्यान रखना। वहीं जो नीचे से ऊपर की ओर पवनी जाती हैं, यानी जो घाटी से ऊपर चोटी की तरफ जाती हैं, उनको एनाबेटिक पवने बोलते हैं। ये आरोही पवने होते हैं, ये ऊपर की ओर जाती हैं, आरोही पवने होते हैं, और ये ध्यान रखना ये गर्म होती हैं। तो अब समझ में आया ना, केटाबेटिक और एनाबेटिक, यानी जो ऊपर की वायु, इसमें क्या होगा, ये पर्वत है, यहाँ ऊपर की वायु जो कि ठंडी है वो पर्वत के सहारे नीचे आएगी और नीचे एकत्रित होगी। तो ये कौन सी पवन होगी, ठंडी।
ये ठंडी पवन का क्षेत्र हो गया। और वहीं जो पवन यहाँ पर पहले जो गर्म थी, ये पवन धीरे धीरे ऊपर जाएगी और यहाँ पर गर्मी पैदा करेगी, यानी यहाँ की वायु गर्म वायु होगी। नीचे ठंडी वायु, ऊपर गर्म वायु। समझ में आया क्या हुआ? ये हो गया तापमान व्युत्क्रमण। तो प्रवाह का प्रतिलोमन समझ में आया, जिसको घाटी प्रतिलोमन बोलते हैं। एक वातागरी, दूसरा जो चक्रवात के समय बनता है, एक तो गया ये घाटी के कारण घाटी प्रतिलोमन, और एक दूसरा होता है जो वातागरी प्रतिलोमन होता है, जो कि 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ में बनता है। ये क्यों बनता है? ये ठंडी वायु और गर्म वायु जब आपस में इनका अभिसरण होता है, तो जो ठंडी वायु होती है ये क्या होती है? हमेशा नीचे बैठती है, क्योंकि ठंडी वायु भारी होती है। ठंडी वायु के ऊपर गर्म वायु आ जाती है। कैसे आएगी? देखो रीजन समझो इसको। जो ठंडी वायु होती है ना, वो भारी होती है। ठंडी वायु ये पवन आ रही है, ठंडी है, ये पवन है, ये गर्म पवन है। जब गर्म पवन आगे बढ़ती जाएगी तो ये हल्की पवन होती है। ध्यान रखना, गर्म पवन हल्की होती है और जो ठंडी पवनें होती हैं ये भारी होती हैं। तो ठंडी पवनें भारी होने के कारण नीचे की ओर रहेंगी, और जो गर्म पवन है ये हल्की होने के कारण ठंडी पवन के ऊपर से होती गुजरेंगी। तो ये ठंडी पवनें हो गई, गर्म पवन हो गई, और ये ठंडी पवन हो गई। तो ये क्षेत्र कौन सा बन गया? ये बन गया ये क्षेत्र व्युत्क्रमण का क्षेत्र, क्योंकि नीचे हो गया ठंडी पवन, ऊपर हो गई गर्म पवन, और इस उल्टी घटना को ही अपन व्युत्क्रमण बोलते हैं। तो समझ में आ गया कि एक अप्रवाही वायु के कारण, जहाँ पर क्षैतिज गति का अभाव होता है, उसके कारण तापमान प्रतिलोमन क्यों बनता है। शीतकाल की लंबी रातें, मेघरहित आकाश होना चाहिए, वायुमंडलीय दबावों का अभाव होना चाहिए, धरातल से सटी वायु शुष्क होनी चाहिए। वहीं प्रवाह, जब वायु प्रवाहित रहती है तो उसके कारण व्युत्क्रमण क्यों होता है? एक तो घाटी प्रतिलोमन में, जिसमें ठंडी वायु भारी होने के कारण नीचे आता है और गर्म वायु हल्की होने के कारण ऊपर जा रही है। हाँ, ये ध्यान रखना, ये शायद मैंने नहीं बताया कि जो गर्म वायु होती है ना, ये ऊपर क्यों जा रही है? क्योंकि ये हल्की है और हल्की वायु हमेशा ऊपर उठेगी, और जो भारी है, ये ठंडी वायु भारी है, इस कारण ये नीचे आएगी। और ये नीचे की वायु गर्म क्यों होगी? क्योंकि ये तो आपको पता ही है, सूर्य तप के कारण, सूर्य तप और उसका पार्थिव विकिरण, इसके कारण ये गर्म होंगी। तो और वातागरी प्रतिलोमन होता है, ये जो चक्रवात होते हैं उनके निर्माण में सहायक होता है। तो आगे चक्रवात वाले जो शीतोष्णकालीन चक्रवात होते हैं, उस टॉपिक में इनको थोड़ा और विस्तार से समझेंगे। अब बात कर लेते हैं इस तापमान व्युत्क्रमण का परिणाम क्या होता है। एक परिणाम तो प्रदूषण होता है, इसको तो मैं ही बता दिया था पहले ही। अब और क्या क्या परिणाम होते हैं वो देखते हैं। तापमान प्रतिलोमन का प्रभाव क्या क्या होगा? देखो, पहला ओस, पाला और जो कोहरा, जो शीतकालीन जो ठंडी रातें होंगी, उनके कारण नीचे की सतह ठंडी हो जाएगी और ऊपर की सतह गर्म रहेगी। इसके कारण धुआं, मतलब जो जलवाष्प होता है, वो धुंध के रूप में और पाले के रूप में नीचे ठंडी वायु होने के कारण उन पर पानी के रूप में जम जाता है। इस कारण ओस, पाला और कोहरा का जन्म होता है। देखो, ओस पता है ना क्या है? जब जो जलवाष्प है पानी के रूप में होती है इसमें। पाला, ये एक बर्फ़ की परत जम जाती है, यानी ठोस हो जाती है इसमें, ठोस बर्फ़ की परत। और जो कोहरा होता है, ये गैस के रूप में होता है, जो आगे के सारे दृश्य को कमज़ोर कर देता है। इसमें जलवाष्प की मात्रा होती है। तो समझ में आया ना कि ओस, पाला और कोहरा तापमान प्रतिलोमन का प्रभाव होता है इसमें।
दूसरा क्या प्रभाव पड़ेगा, वायुमंडल अस्थिर हो जाएगा, वायुमंडल की स्थिरता में प्रभाव पड़ेगा। कैसे, अभी जो मैंने एक तो वातावरीय प्रतिलोमन के बारे में बताया था, तो यहाँ पर वातावरीय प्रतिलोमन की स्थिति बनेगी तो चक्रवात की दशा बनेगी। चक्रवात, इसको प्रतिचक्रवात बोलते हैं, इसके कारण प्रतिचक्रवात है, जो शीतोष्णकालीन चक्रवात होता है प्रतिचक्रवात, इसकी दशा का निर्माण होगा। तो दूसरा प्रभाव वायुमंडल स्थिरता को पड़ेगा। तीसरा प्रभाव प्रदूषण को, पीछे अभी मैंने बताया था कि प्रदूषण में वृद्धि होती है इसके कारण। क्यों? क्योंकि जो वायु ऊपर जानी चाहिए थी, इसका वायु का आरोहण रुक जाता है, वायु का आरोहण रुक जाता है, क्योंकि ऊपर गुंबद के रूप में एक निर्माण हो जाता है इसका। और एक चौथा प्रभाव क्या बनेगा, ग्रीन फ्लैश। आपको पता है ग्रीन फ्लैश क्या होती है? ये होती है जो सूर्य अस्त होता है ना, उसके समय जो आसमान में हरा प्रकाश दिखाई देता है। सूर्यास्त के समय आसमान में हरा प्रकाश, ये तापमान व्युत्क्रमण की घटना के कारण होता है। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ। समझ में आ गया ना कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में वृद्धि क्यों होने लगती है। अप्रवाही तापमान प्रतिलोमन होता है, दूसरा प्रवाही तापमान प्रतिलोमन, प्रवाही में क्षैतिज हवा का प्रभाव रहता है। वातावरीय प्रतिलोमन जो प्रतिचक्रवात की दशा का उत्पन्न करता है। तापमान प्रतिलोमन का प्रभाव क्या होगा, ओस, पाला, कोहरा, वायुमंडल स्थिरता और प्रदूषण में। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन कल करेंगे। ओके, बाय बाय।